सफल स्टेप्स में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। आज के दिन हम लोग एक कानून के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है पोक्सो, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। बच्चों की लैंगिक अपराधों से सुरक्षा का अधिनियम 2012। ये कानून बहुत ही सेंसिटिव मुद्दे पे एक बड़े मार्मिक विषय पे बना हुआ है। हमारे समाज में ही कुछ ऐसे विकृत मानसिकता के लोग हैं जो बच्चों को बलात्कार, छेड़छाड़, लैंगिक अपराध जैसे घिनौने अपराधों का शिकार बनाते हैं। क्यों बच्चों के साथ ऐसा करते हैं? हो सकता है आप में से कुछ को सुन के अजीब लगे कि यार बच्चों के साथ ऐसी हरकत कौन कर सकता है। लेकिन अगर आप लोग डाटा देखें, आंकड़े देखें, तो ऐसे अपराधों को करने वाले अपराधियों की कोई कमी नहीं है। और इन मामलों में सबसे बड़ी जो परेशानी की बात है, चिंता का विषय, वो ये है कि बच्चों को खतरा बाहर वालों से नहीं है, बच्चों को खतरा घर के अंदर ही है। जब जब बच्चों के खिलाफ रेप या लैंगिक अपराधों के केसेस सामने आते हैं तो उनमें से 100 में से 70 से अधिक केसेस के अंदर जो बलात्कारी होता है, जो अपराधी होता है, जो आरोपी होता है, वो बच्चे के जान पहचान का होता है। ऐसा व्यक्ति जो परिवार का हिस्सा है, ऐसा व्यक्ति जो परिवार के नज़दीक है, ऐसा व्यक्ति जो बच्चे के रख रखाव के लिए, बच्चे को संभालने के लिए जिम्मेदार है, वही लोग अक्सर दोषी पाए जाते हैं। अब इन सब कारणों से कहीं ना कहीं हमें एक सख्त कानून की ज़रूरत थी जो बच्चों को सुरक्षा दे सके। सवाल ये आता है कि क्या हमारे भारत में ऐसे अपराधों की ऐसे अपराधों को होने से रोकने के लिए क्या भारत में कोई कानून था? नहीं। भारत में ऐसे सभी अपराध परिभाषित ऑलरेडी किए गए हैं इंडियन पिनल कोड में, भारतीय दंड संहिता में, लेकिन वो कानून जनरल कानून है, सामान्य कानून है। सामान्य कानून से मेरा मतलब है कि वो ये कहता है कि अगर कोई लैंगिक अपराध होगा तो उसमें सजा मिलेगी, लेकिन वहाँ ऐसे कैटेगराइजेशन नहीं किया गया, श्रेणियाँ नहीं बनाई गई कि अगर अपराध किसी बच्चे के साथ हो तो क्या सजा मिलेगी। बच्चे के साथ अपराध होने पे उस मामले को विशेष रूप से डील करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब बच्चे के साथ कोई अपराध होगा तो उस केस में पुलिस आम मामले की तरह कार्रवाई नहीं कर सकती। पुलिस को भी संवेदनशील होना पड़ेगा, कुछ अलग तरीके से मामले को डील करना पड़ेगा, न्यायालय को भी संवेदनशील होना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब बच्चे के साथ ऐसा अपराध होता है तो बच्चे का जो प्राकृतिक जीवन है, उसका जो नेचुरल लाइफ है, वो पूरी तरह से अफेक्ट हो जाती है। आने वाली ज़िंदगी जो बच्चे की अभी सामने पड़ी है वो पूरी तरह समाप्त हो जाती है। इसलिए समाज में कड़ा संदेश देने की ज़रूरत थी कि हम ऐसी कड़ी सजाएं देंगे कि दोबारा कोई ऐसा अपराध करने की हिम्मत ना करे। इस विषय में इस सोच के साथ इस कानून को लाया गया। दुनिया भर के केसेस ऐसे रिपोर्ट हुए हैं जहाँ पे 3 साल की बच्ची, 5 साल का लड़का, ये जो बलात्कारी होते हैं, ये विकृत मानसिकता के लोग होते हैं, इनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, इनके ऊपर एक जुनून सवार होता है। इन इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाले बच्चे की उम्र क्या है। ऐसे ऐसे केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं जिसमें हॉस्पिटल में पैदा हुए 3 दिन के बच्चे तक को शिकार बना लिया गया है। 3 दिन का बच्चा, 3 महीने का बच्चा, 3 साल का बच्चा, और ये लोग तो यहाँ तक चले जाते हैं कि 70 साल, 80 साल, 85 साल की और बुजुर्ग महिला तक को नहीं छोड़ते। बच्चे तो इनका इजी टारगेट होते हैं। बच्चों को ये इजी टारगेट क्यों बनाते हैं? क्योंकि अगर ये अगर ये बलात्कार जैसा प्रयास या छेड़छाड़ का प्रयास किसी वयस्क महिला के साथ करेंगे तो ऐसे में वो महिला विरोध करेगी। उसकी शारीरिक शक्ति है इतनी कि वो विरोध कर सकती है। विरोध करने के साथ साथ उसको सही गलत की समझ है, उसको लगेगा कि यहाँ पे कुछ गलत होने की संभावना है, तो अपने आप को संभाल लेगी, शोर मचाएगी। अगर कोई घटना होती है तो जाके और लोगों को उसके बारे में बताएगी। तो आसानी से उसको काबू करना ईजी नहीं है। इन लोगों ने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया कि बच्चा छोटा है, उसके अंदर शारीरिक बल अभी इतना नहीं है, और बच्चे की जो मानसिकता है वो अभी पूरी तरह विकसित नहीं हुई है। हो सकता है कि वो बच्चा प्रॉपर बोल भी ना पाता हो अभी। हो सकता है कि उस बच्चे को डरा धमका दिया तो डर के मारे वो कभी अपना मुंह ही नहीं खोलेगा। तो इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठा के, और बहलाना फुसलाना भी आसान है उसे, इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठा के बच्चों को इस घिनौने अपराध का शिकार बनाते हैं। कुछ दिन पहले 9 महीने की बच्ची के रेप का मामला सामने आया। जम्मू कश्मीर में एक रेप का मामला हुआ था, वो सब आपने सुना ही है। एक जगह है निठारी, वहाँ पे और सैकड़ों की संख्या में बच्चों की लाशें मिली थी। वो केस एक गुत्थी बन के रह गया कि वहाँ क्या हुआ। मुजफ्फरपुर का, बिहार का, कई जगह का, और जो शेल्टर होम्स होते हैं, बालिका गृह होते हैं, उनके मामले सामने आए। ऐसे ऐसे केस सुनने में आए जिसमें एक शेल्टर होम में रहने वाली लगभग लड़कियां जो है, सभी के साथ कभी ना कभी बलात्कार हुआ है। तो इन सारे मामलों को अगर हम लोग देखें तो हमें एक सख्त कानून की ज़रूरत तो है। अब बात करते हैं इस कानून की। ये कानून मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के कंट्रोल में आता है, मतलब महिला और बाल विकास मंत्रालय इससे संबंधित है। लेकिन ये याद रख लीजिएगा कि कानून का जो प्रकाशन होता है, कानून का छपाई होती है, पब्लिशमेंट होता है, वो कभी भी संबंधित मंत्रालय नहीं करता। हमारे भारत में सभी प्रकार के कानूनों की जो पब्लिशिंग है
वो लॉ मिनिस्ट्री करती है। लेकिन अगर हम पूछें इस कानून का संबंधित मंत्रालय कौन सा है, तो महिला और बाल विकास मंत्रालय है। इस कानून को बाल दिवस के दिन 14 नवंबर 2012 को पूरे भारत में एक साथ लागू किया गया। और इस कानून में बच्चे की जो परिभाषा है कि बच्चा किसे कहेंगे, तो बच्चे की परिभाषा यहाँ पे 18 साल से छोटी रखी गई है कि जो 18 साल के नहीं हुए वो सब इस कानून के दायरे में आ जाएंगे। ये कानून उनकी सबकी संरक्षण करेगा। आप सभी लोगों को लगता है कि 18 साल से छोटे तो बच्चे ही होते हैं, अवयस्क ही होते हैं, तो ये लिखने की ज़रूरत क्यों थी? हम जब और कानून पढ़ेंगे तो अलग अलग कानून में अलग अलग कानून के उद्देश्यों के हिसाब से डेफिनेशंस बदलती हैं। अगर हम लोग बाल श्रम पढ़ेंगे, चाइल्ड लेबर पढ़ेंगे, तो वहाँ पे बच्चे का मतलब उससे है जिसकी उम्र अभी 14 साल नहीं हुई। फिर वहाँ पे 14 से 18 की कैटेगरी अलग हो जाती है जिसको हम किशोर या अडोलसेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे 18 साल से छोटे सारे के सारे इस कानून के दायरे में आ जाएंगे। कानून कुल मिला के 9 चैप्टर्स में लिखा गया है और 46 धाराएं इस कानून के अंदर हैं। अब मैं सबसे पहले इस कानून के बारे में आपको बताता हूँ कि ये कानून आखिर है क्या। इस कानून में पहली बार जो लैंगिक अपराध होंगे उनको परिभाषित किया गया और डिटेल में परिभाषित किया गया कि लैंगिक अपराध कौन कौन से हो सकते हैं। सिर्फ ऐसे लिख के नहीं छोड़ दिया गया कि लैंगिक अपराध होंगे तो सजा मिलेगी। लिखा गया कि अगर प्रवेशन लैंगिक हमला होगा, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट होगा, तो उसे कब असॉल्ट मानेंगे, उसमें कितनी सजा होगी। एग्रावेटेड असॉल्ट होगा तो कितनी सजा होगी। तो हर अपराध को परिभाषित किया गया। इन अपराधों में से कोई भी अपराध अगर घटित होता है तो ये कानून कहता है कि जैसे किसी बच्चे के साथ अपराध हुआ, फटाफट उसकी सूचना पुलिस को दी जानी चाहिए। कौन सी पुलिस को देंगे? अगर आपके एरिया में एक विशेष किशोर पुलिस इकाई होती है, जैसे वुमेन पुलिस होती है वैसे ही विशेष किशोर पुलिस होती है, स्पेशल जुवेनाइल पुलिस होती है, आप उसको सूचित करें। अगर वो नहीं है आपके एरिया में तो जो सामान्य पुलिस है उसको सूचित करें। और कानून बड़ी इंटरेस्टिंग बात कहता है कि अगर आपका उस बच्चे से कोई वास्ता नहीं है लेकिन आपको जानकारी है कि बच्चे के साथ ऐसा अपराध हुआ है और जानबूझ के आपने इस घटना को रिपोर्ट नहीं किया, छुपा लिया, तो पता चलने पे आपको 6 महीने की सज़ा दी जा सकती है। 6 महीने जेल जा सकते हो आप। अगर मान लीजिए कि किसी स्कूल में, किसी क्रैच में, किसी डे केयर में या ऐसी जगह जहाँ पे बच्चा जाता है, वहाँ पे बच्चे के साथ ऐसी घटना हुई और अपनी स्कूल की इमेज बचाने के चक्कर में स्कूल के जो डायरेक्टर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वो इस केस को दबाने की कोशिश करते हैं, रिपोर्ट नहीं कराते हैं, तो उनको 1 साल की सज़ा का प्रावधान है। चलिए, तो पुलिस के पास केस दर्ज हो गया। पुलिस के पास केस दर्ज होते ही और पुलिस को यहाँ पे विशेष इंस्ट्रक्शंस हैं कि वो बड़े संवेदनशील तरीके से, सेंसिटिव तरीके से मामले को हैंडल करेंगे। पुलिस या रवैया नहीं अपनाएंगे। कैसे? पुलिस 24 घंटे के अंदर अंदर इस मामले की सूचना चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को देगी, सीडब्ल्यूसी को देगी, और उनको बताएगी कि हमारे पास एक बच्चा है जिसकी ऐसी रिपोर्ट आई है जिसके साथ कोई इस तरह का अपराध हो गया है। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी मामले में इंटरवीन करेगी और पुलिस के काम को देख रेख करेगी कि काम ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा। अब जब बच्चे के साथ अपराध हुआ है तो पूछताछ तो करनी पड़ेगी। पूछताछ करने के लिए यहाँ पे नियम है कि बच्चे से पूछताछ करने के लिए सब इंस्पेक्टर से नीचे की रैंक का अधिकारी नहीं जाएगा। तो एसआई से नीचे का अधिकारी, कांस्टेबल या और जो भी लोग हैं, हेड कांस्टेबल, वो सब बच्चे से पूछताछ नहीं कर सकते। कम से कम सब इंस्पेक्टर होना चाहिए। जहाँ तक संभव हो कोशिश ये की जाती है कि वो सब इंस्पेक्टर भी महिला ही हो। तो एक महिला सब इंस्पेक्टर बच्चे से पूछताछ करती है। और बच्चे को पूछताछ के लिए आप पुलिस स्टेशन नहीं बुला सकते हो, बच्चे को पुलिस कस्टडी में नहीं ले सकते हो। और इसके साथ साथ पूछताछ के लिए जो पुलिस ऑफिसर है उसको बच्चे के घर जाना पड़ेगा या बच्चा जहाँ कंफर्टेबल महसूस करता है वहाँ जाना पड़ेगा। जिस समय बच्चे से पूछताछ होगी उस समय बच्चे के माता पिता को या जो गार्जियंस हैं उनको वहाँ रहने की परमिशन होगी साथ में। वो देख सकते हैं कि क्या पूछताछ हो रही है। और पूछताछ के दौरान पुलिस अधिकारी पुलिस की यूनिफॉर्म में नहीं होगा, सामान्य गणवेश या सामान्य वेशभूषा या जिसको हम सिविल यूनिफॉर्म बोलते हैं, सिविल ड्रेस के अंदर वो पूछताछ करेंगे सो दैट बच्चे के अंदर भय का माहौल पैदा ना हो। पूरे कार्रवाई में बच्चे को और आरोपी को आमने सामने नहीं किया जाएगा, इन दोनों को अलग अलग रखेंगे। पुलिस वाले बच्चे से जब पूछताछ करेंगे तो हो सकता है कि बच्चे के मेडिकल एग्जामिनेशन की ज़रूरत हो, तो बच्चे का मेडिकल एग्जामिनेशन कराएंगे। बच्चे का जब मेडिकल एग्जामिनेशन होगा तो सिर्फ लेडी डॉक्टर या लेडी मेडिकल ऑफिसर ही बच्चे का एग्जामिनेशन करेगी। पेरेंट्स को प्रेजेंट रहने की परमिशन होगी। और बच्चे का जो स्टेटमेंट पुलिस वाले लिखेंगे कि बच्चे से क्या सवाल हुए, क्या जवाब दिए, उसकी एक कॉपी पेरेंट्स को देंगे। मेडिकल रिपोर्ट की एक कॉपी भी पेरेंट्स मांग सकते हैं। इसके बाद जब कोर्ट में केस चला जाता है तो फिर जज साहब की ड्यूटी चालू होती है। और जज साहब की ड्यूटी ये है कि एक बच्चे को कंफर्टेबल कोर्ट एटमोसफेयर प्रोवाइड करें। जो कोर्ट है वो चाइल्ड फ्रेंडली हो सकता है कि बच्चे से जब पूछताछ होगी तो वो डर जाए, बार बार उसको ब्रेक की ज़रूरत पड़े। उसको जितनी बार ब्रेक चाहिए होगा कोर्ट उसको उतनी बार ब्रेक देगा बीच में। बच्चे से जब पूछताछ होगी तो जज साहब को इंश्योर करना है, उनको आश्वस्त करना है, निश्चिंत करना है
कि कोई भी वकील बच्चे से कैरेक्टर असैसिनेशन के, मतलब बच्चे के चीर हरण करने के, चरित्र हरण करने के सवाल उससे नहीं पूछेंगे। बच्चे से आक्रामक क्वेश्चन, एग्रेसिव क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। बच्चे के ऊपर चिल्लाएंगे नहीं। बच्चे से आपत्तिजनक सवाल नहीं पूछेंगे। ये जज साहब इंश्योर करते हैं। जब बच्चे से पूछताछ होती है तो पूरी सुनवाई के दौरान किसी भी समय आरोपी को और बच्चे को आमने सामने खड़ा नहीं करेंगे, क्योंकि उससे बच्चे को मानसिकता पे फर्क पड़ सकता है, बच्चा डर सकता है। और इसके साथ साथ बच्चे को जहाँ तक संभव हो बार बार हम कोर्ट में नहीं बुलाएंगे। जितना कम से कम हो सके उतना कम से कम बच्चे को कोर्ट में बुलाएंगे। पूरे मामले की सुनवाई के दौरान केस रिपोर्ट होने से लेके केस का जजमेंट होने तक सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है बच्चे के बारे में, बच्चे की पहचान, बच्चे का एड्रेस, बच्चे का जो और डिटेल्स हैं, वो सब सीक्रेट रखी जाएंगी, गोपनीय रखी जाएंगी। इसको प्रकाशित करने की अनुमति नहीं है। और ये पहला ऐसा कानून है या उन चुनिंदा कानूनों में से है जिनमें मीडिया के लिए सज़ा का प्रावधान है कि अगर किसी मीडिया वाले ने बच्चे की पहचान उजागर कर दी तो उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करने के लिए उसको 6 महीने की सज़ा दे सकते हैं। और अगर मान लीजिए कि मीडिया हाउस का जो पब्लिशर होता है, मीडिया हाउस का जो एडिटर होता है, उसने जानबूझ के ये होने दिया तो उसके लिए 1 साल की सज़ा का प्रावधान है। अब उसके बाद केस में जजमेंट आ जाएगा और जो सज़ा देनी है वो सज़ा दे दी जाएगी। बच्चे को जो चोट पहुंची है, बच्चे को जो नुकसान हुआ है, उसके लिए आरोपी से जुर्माना वसूला जा सकता है और वो जुर्माना बच्चे की देखरेख के लिए, बच्चे के इलाज के लिए बच्चे को दिया जा सकता है। अब यहाँ पे बात आती है कि यहाँ पे अपराध कौन कौन सी प्रकृति के हैं। यहाँ पे देखिए धाराएं, कुछ इंपॉर्टेंट धाराएं हैं अगर आप एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं तो धारा याद करना बड़ा आसान है। आप सिर्फ अपराधों की धारा याद कर लो। अपराधों की धारा भी एक छोड़ के एक है। और अपराध एक धारा में है तो अगली धारा में उसकी सजा है। जैसे आपके सामने लिखा हुआ है धारा नंबर 3, अपराध का नाम है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट या प्रवेशन लैंगिक हमला। इसके जस्ट बाद में धारा 4 आएगी। धारा 4 में इसकी सजा होगी। 5वें नंबर में अपराध लिखा हुआ है गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला या एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, तो धारा 6 में इसकी सजा है। तो ये इस तरह से एक सीरीज है, एक सीक्वेंस है। थोड़ा थोड़ा मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट या प्रवेशन लैंगिक हमला। इसका मतलब क्या है? प्रवेशन लैंगिक हमले का मतलब है, आम भाषा में जिसको हम लोग रेप बोलते हैं, वो प्रवेशन लैंगिक हमला है। अगर बच्चे के सेक्सुअल पार्ट्स में, बच्चे के प्राइवेट पार्ट्स में या बच्चे के माउथ में सामने वाला जो आरोपी है वो अपने शरीर का कोई अंग प्रवेश कराता है या कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट, कोई बाहरी वस्तु प्रवेश कराता है या बच्चे को खुद के साथ ऐसा करने को कहता है, तो वो प्रवेशन लैंगिक हमले की कैटेगरी में आता है। एक तरह से ये हीनियस क्राइम है, जघन्य अपराध है और इसके लिए सख्त सजा का प्रावधान है। साथ के साथ मैं आपको सजा दिखा देता हूँ। पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के लिए 10 साल की सजा है। नॉर्मली हर कानून में लिखा होता है 10 साल तक की सजा, यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूनतम 10 साल की सजा, मतलब कम से कम 10 साल जेल जाना तय है। ज़्यादा कितनी सजा हो सकती है? पूरी ज़िंदगी भर की। ज़िंदगी भर का मतलब है नेचुरल डेथ तक, जब तक वो मर नहीं जाएगा तब तक बाहर नहीं आएगा, और उसके साथ में जुर्माना तो लग ही सकता है। तो ये हो गया आपका पहला अपराध जिसका नाम है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, प्रवेशन लैंगिक हमला। अब इसी का आप देखेंगे तो धारा 5 में लिखा हुआ है एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला। ये गुरुतर क्या है? अगर अपराध और ज़्यादा जघन्य हो, जब अपराध की जघन्यता और ज़्यादा बढ़ जाती है तो हम उसको गुरुतर अपराध या एग्रावेटेड क्राइम बोलते हैं। कई बार क्या होता है कि जिन लोगों के ऊपर आरोप लगा है कि इन्होंने बच्चे के साथ ऐसा घिनौना अपराध किया, कई बार वही लोग होते हैं जिनके ऊपर बच्चे की सुरक्षा की, बच्चे को संभालने की जिम्मेदारी थी। जब इस प्रकृति के जिम्मेदार लोग बच्चे के साथ अपराध करते हैं तो उनको गुरुतर की श्रेणी में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि हम उनको तुलनात्मक रूप से और ज़्यादा सख्त सजाएं देना चाहते हैं। जैसे पुलिस की जिम्मेदारी है बच्चे का ध्यान रखना, बच्चे को संभालना, सुरक्षा देना। अगर कोई पुलिस वाला बच्चे के साथ अपराध में लिप्त पाया गया, कोई आर्मी वाला, यूनिफॉर्म्ड आदमी, कोई सिविल सर्वेंट, वो बच्चे के साथ ऐसे अपराध में लिप्त पाया गया, या फिर बच्चे के साथ में गैंग रेप किया गया, बच्चे के साथ में फायर आर्म्स का प्रयोग किया गया, हथियारों का प्रयोग किया गया, ऐसा अपराध किया गया जिससे बच्चे के जो शरीर के अंग हैं वो परमानेंटली डैमेज हो गए, बच्चा कोमा में चला गया, बच्चे की मानसिक स्थिति खराब हो गई, बच्चे की डेथ हो गई, या बच्चे के साथ रिपीटेटिव ऑफेंस किए गए, या फिर बच्चे को कई बार कुछ लोग क्या करते हैं कि आपने सुना होगा कि भिक्षावृत्ति के लिए या सेक्स ट्रेड के लिए बच्चों को उठा लेते हैं। अब जब लड़कियों को उठा के ले जाते हैं तो 10 साल की, 5 साल की, 6 साल की लड़कियां होती हैं, उनको सेक्स ट्रेड में डालने के लिए ये लोग टाइम से पहले मैच्योर करना चाहते हैं, टाइम से पहले ये प्यूबर्टी अचीव करना चाहते हैं। उसके लिए बच्चे को अलग अलग प्रकार के केमिकल, अलग अलग प्रकार के स्टेरॉइड और अलग अलग प्रकार के इंजेक्शन ये लोग दे देते हैं। तो अगर बच्चे के साथ ऐसी कोई दवाई, ऐसा कोई केमिकल, ऐसा कोई स्टेरॉइड यूज़ किया गया है तो वो भी इसी कैटेगरी में आएगा। कई बार सामुदायिक हिंसाएं होती हैं।
सामुदायिक हिंसाओं के दौरान अगर किसी बच्चे को अपराध का शिकार बनाया गया तो वो गुरुतर की श्रेणी में आएगा। इसके अलावा अगर मान लीजिए कि कहीं पे प्राकृतिक आपदा आई है, बाढ़ है, भूकंप है, और ऐसे में बच्चा शेल्टर की, आश्रय की तलाश में घूम रहा है और वहाँ पे इस मौके का फ़ायदा उठा के किसी ने अपराध किया तो भी गुरुतर की श्रेणी में आएगा। तो ये सारे के सारे अपराध और ज़्यादा जघन्य हो जाते हैं। अगर अपराध ज़्यादा जघन्य तो सज़ाएं ज़्यादा होंगी। पहले यहाँ पे सज़ा कम थी, लेकिन 2019 में इस कानून को संशोधित किया गया और अब यहाँ पे मिनिमम 20 साल की सज़ा है। तो आइए देखते हैं। एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट के लिए कम से कम 20 साल की सज़ा है। ज़्यादा कितनी हो सकती है? पूरी ज़िंदगी भर की जेल हो सकती है। और इसके साथ साथ सजाए मौत का भी प्रावधान है, मतलब फांसी की सज़ा भी, डेथ पेनल्टी भी दी जा सकती है। उसके बाद अगला जो क्राइम है जिसका नाम है सेक्सुअल असॉल्ट, लैंगिक हमला। ये किसे कहेंगे? लैंगिक हमले का मतलब है बच्चे के साथ सेक्सुअल नेचर की छेड़छाड़, जिसमें बच्चे के प्राइवेट पार्ट्स को छेड़ना या बच्चे से ऐसी हरकतें करने को कहना, बस ऊपर के अपराध में। और इसमें एक फ़र्क है कि यहाँ पे बच्चे के जननांगों में किसी चीज़ का प्रवेश नहीं कराया जा रहा, लेकिन जननांगों को छूना और जननांगों के साथ में कोई और प्रकार की हरकत करना, वो सब यहाँ पे और लैंगिक हमले की कैटेगरी में आएगा। यहाँ भी दो अपराध की श्रेणी आप देखें तो सेक्शन 7 और सेक्शन 9। सेक्शन 7 बात करता है लैंगिक हमले की और सेक्शन 9 बताता है गुरुतर हमला। गुरुतर हमला कब होगा? अभी जो मैंने आपको परिस्थितियां बताई, उन विशेष परिस्थितियों में या किसी विशेष व्यक्ति के द्वारा अपराध किया जाएगा तो गुरुतर कहलाएगा। सजाएं देखिए, सेक्सुअल असॉल्ट के लिए कम से कम 3 साल की और मैक्सिमम 5 साल की सजा है। साथ में जुर्माना तो हो ही सकता है। और अगर ये अपराध गुरुतर श्रेणी का है तो कम से कम 5 साल और अधिकतम 7 साल की जेल होगी और साथ में पेनल्टी तो लगेगी ही लगेगी। अब बात करते हैं हम लोग अगले हमले के बारे में जिसका नाम है सेक्सुअल हैरेसमेंट, यौन उत्पीड़न या लैंगिक उत्पीड़न। ये क्या है? लैंगिक उत्पीड़न का मतलब होता है जहाँ पे बच्चे को शारीरिक रूप से स्पर्श नहीं किया गया, बच्चे के जननांगों को छुआ नहीं गया, लेकिन फिर भी उससे कोई यौन प्रकृति का और इस तरह का कोई गलत काम किया गया, जैसे बच्चे को देख के अपशब्द बोलना, जैसे बच्चे को पोर्नोग्राफी मूवीज़ वगैरह दिखाना, जैसे बच्चे को गलत हरकत करने के लिए उकसाना, इस तरह के काम किए जा रहे हैं, बच्चे से छेड़छाड़ करना, तो वो सेक्सुअल हैरेसमेंट की कैटेगरी में आएगा और उसके लिए भी सख्त सज़ा मिलेगी। उसके लिए हमारे पास जो सज़ा है वो है 3 साल तक की जेल। तो अब ये जज के ऊपर डिपेंड करता है, जज साहब 3 साल की जेल दें, 2 साल की दें, 2.5 साल की दें, लेकिन अधिकतम 3 साल की जेल है। जुर्माना तो हर केस में होता ही है, जुर्माना तो होगा ही। एक नया अपराध यहाँ पे जोड़ा गया जिसका नाम है यूजिंग चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफी, बच्चे का पोर्नोग्राफी के लिए प्रयोग। ये क्या चीज़ है? पोर्नोग्राफी का मतलब है अश्लील सामग्री, अश्लील ऑब्जेक्शनेबल फिल्में, अश्लील ऑब्जेक्शनेबल पिक्चर्स, अश्लील ऑब्जेक्शनेबल कोई इंटरनेट क्लिप, ये सारी की सारी चीज़ें पोर्नोग्राफी की कैटेगरी में आती हैं। कुछ लोग इतनी विकृत मानसिकता के हैं कि वो बच्चों के साथ ऐसे अपराधों को अंजाम देते हैं और अपराधों को अंजाम देते हुए खुद को रिकॉर्ड करते हैं और बाद में इनको कॉमर्शियली फिल्मों को बेचते हैं या फिर बच्चों से आपस में ऐसी हरकतें करवाते हैं और उनको सेल करने का प्रयास करते हैं। तो इसको, अगर ऐसी घटना हो रही है, बच्चे को आपत्तिजनक परिस्थिति में डाल के रिकॉर्ड किया जा रहा है, तो वो यूजिंग द चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफी कहलाएगा। इसमें भी सख्त सज़ा का हमारे यहाँ पे प्रावधान है। अब सज़ा कितनी है वो हम लोग देख लेते हैं। देखिए, अगर पहली बार कोई व्यक्ति अपराध करता हुआ पकड़ा गया तो उसको 5 साल की सज़ा होगी और अगर वही व्यक्ति दोबारा पकड़ा गया लाइफ में तो फिर 7 साल की सज़ा होगी। और जुर्माने को तो भूल ही जाओ, जुर्माना तो हर जगह होता ही है, वो तो होगा ही होगा। एक नया अपराध यहाँ पे जोड़ा गया है जिसका नाम है स्टोरेज ऑफ पोर्नोग्राफिक मटेरियल, पोर्नोग्राफिक सामग्री का भंडारण। ये आप सभी लोगों को ध्यान से सुनना चाहिए। अगर मान लीजिए कि कभी भी कोई छापा पड़ा, आपका फ़ोन मिल गया, आपका लैपटॉप मिल गया, कुछ भी मिला और उसमें कोई अश्लील सामग्री ऐसी पाई गई जिसमें बच्चे का इन्वॉल्वमेंट है, कोई ऐसी क्लिप है जिसमें बच्चा ऑब्जेक्शनेबल पोजीशन में है, आपत्तिजनक परिस्थिति में है, तो ये क्लिप मिलते ही और आपके ऊपर भी सज़ा हो सकती है। 3 तरह से इस अपराध को परिभाषित किया गया है। 3 तरह के लोग हैं, कौन कौन? एक पहला व्यक्ति है जिसके पास में कोई ऑब्जेक्शनेबल क्लिप मिली, जब जांच की गई तो पता चला कि वो व्यक्ति क्लिप बनाता नहीं है, उसके पास कहीं से आई लेकिन वो उसको मिटाने में असफल रहा, फेल्ड टू डिलीट है, उसने डिलीट नहीं मारा उसे। अगर ऐसा हुआ तो उसके ऊपर पहली बार पकड़े जाने पे 5,000 का जुर्माना लगेगा, दोबारा पकड़े गए तो 10,000 का जुर्माना लगेगा। किसी और व्यक्ति के पास ऐसी कोई क्लिप मिलती है और पता चलता है कि उसका जो उद्देश्य है वो इसको फैलाना है, वो चाहता है कि इसका प्रचार प्रसार कर दे, इसको फैला दे, अगर फैलाने के उद्देश्य से कोई रखेगा तो हम उसको 3 साल तक की जेल की सज़ा दिलवा सकते हैं। अब तीसरी कैटेगरी के सबसे खतरनाक लोग आते हैं, वो लोग जिनका व्यावसायिक उद्देश्य है, उन्होंने एक क्लिप इसलिए बना के स्टोर कर रखी है कि वो इसको व्यावसायिक रूप से सीडी बना के इंटरनेट पे वेबसाइट के माध्यम से बेचना चाहते हैं। अगर कोई ऐसा करता है तो उसको पहली बार पकड़ा जाने पे 3 से 5 साल की सज़ा होती है और दोबारा पकड़े जाने पे 5 से 7 साल की जेल हो सकती है।
तो ये हमारा पॉक्सो कानून है। इंपॉर्टेंट प्रोविज़न मैंने आपको सारे बताए। एग्ज़ाम के लिए, स्पेशली एसआई के एग्ज़ाम के लिए आपको इससे ज़्यादा की नीड नहीं है। जल्दी ही हम लोग मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर हमारा कंटेंट आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, और जहाँ तक संभव हो उतने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में इसको शेयर कीजिए, सो दैट जो ये ज्ञान की श्रृंखला हमने शुरू की है ये रुके नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और ये जो कानून हम लोग बता रहे हैं या जो चीज़ें हम बता रहे हैं, ये जन उपयोगी भी है, पब्लिक के लिए भी बेनिफिशियल है। वो एग्ज़ाम नहीं दे रहे तो भी इसकी जानकारी होनी चाहिए। इस कानून की जानकारी हर उस परिवार को होनी चाहिए जिसके घर में बच्चा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देखने को कहिए, उन तक पहुँचाइए। और अगर आप चाहते हैं कि हम जो भी आपको पढ़ाते हैं उन सब के नोट्स आपको मिल जाएं, तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। जो भी हम लोग पढ़ाएंगे उन सभी चीज़ों के पीडीएफ फॉर्म में नोट्स आपको हम अवेलेबल करा देंगे। और हो सकेगा तो जिन प्रेजेंटेशंस को हम लोग यूज़ कर रहे हैं यही प्रेजेंटेशन आपको अवेलेबल करा देंगे। टेलीग्राम चैनल का एड्रेस या नाम क्या है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको चैनल का लिंक मिल जाएगा। ना मिले तो जो हमारे चैनल का नाम है सफल स्टेप्स, वही हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है। तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो प्राप्त कीजिए। हमारे लिए कोई सजेशन हो तो हमें बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।